आज हम लोग जो है प्रस्तावना पे चर्चा करते हैं और फिर संविधान के भाग एक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना। ठीक है, इधर पहली बात हम आज चर्चा करते प्रस्तावना है क्या, जिसे उद्देशिका बोलते हैं। यह प्रस्तावना वही है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव जिस डेट पे पेश किया गया था वही आगे चलकर के क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है। ठीक है, अच्छा, आपने कभी किसी को लेटर लिखा है, एक ऑफिशियल लेटर, ठीक है, जैसे हमारे गांव में सड़क होनी चाहिए, तो सड़क के लिए क्या करते हैं, आप एक उद्देश्य लिखते हैं और उद्देश्य का जो सार होता है ना वो नीचे समाहित होता है। इधर जैसे आप एक जिलाधिकारी महोदय को लेटर लिखते हैं, फिर आप दिखाते हैं हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या चाहिए, सड़क चाहिए। फिर सड़क के विषय में नीचे आप लिखते हैं कि गांव के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है। ठीक है, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो हम गांव के बाहर ले जाने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमको क्या है चाहिए, एक हमारे लिए एक मुख्य मार्ग होना चाहिए। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य का सार जो है कहाँ है, यहाँ। उसी प्रकार प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना पूरे संविधान का जो सार है वो कहाँ है, प्रस्तावना। ठीक है, पूरे संविधान का सार जो है कहाँ है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जब कभी सुप्रीम कोर्ट को कहीं से कोई प्रकाश नजर नहीं आता है, ठीक है, तो वो प्रकाश हमें कहाँ से नजर आता है, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को प्रकाश पुंज भी कहा गया। ठीक है, जैसे शरीर है, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है तत्व, आत्मा। ठीक है, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई। और आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, ठीक है, पंडित ठाकुरदास। आत्मा की संज्ञा किसने दी है, पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, अब अगर यही पर बात करें, जब प्रकाश कहीं से नहीं दिखता है तो हम प्रकाश किससे देखते हैं, प्रस्तावना से देखते हैं। जब कोई लॉक किसी की से नहीं खुलता है तो हम कहाँ से खोलते हैं, ठीक है, प्रस्तावना से। तो संविधान की कुंजी भी कहा गया है, हाँ, संविधान की कुंजी, समझे, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रकाश पुंज कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। जैसे कुछ लोग अभी बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे थे, बाबा भीमराव अंबेडकर को आर्टिकल नंबर 32 के बारे में कहते हैं, यह संविधान की आत्मा। ठीक है, संवैधानिक उपचार के बारे में। ठीक है, और जो जी आइंस्टीन है वो डीपीएसपी को, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश पुंज किसे कहा गया, प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा गया, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना के विषय में हम लोग देखते हैं क्या है भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है,
अगर प्रस्तावना नहीं आती है तो ये समझे ना, फिर आगे कहानी गड़बड़ है। इधर हम भारत, अभी नोट नहीं करेंगे, के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इतना तो आना ही चाहिए। इधर ये तुमसे पूछता है तो ये पूछ लेता है ये सही क्रम में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पूछ लेता है ये सही क्रम से लिखा है या नहीं, ठीक है। प्रस्तावना को कौन अपनाता है, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है। यहाँ पर लोगों की बात कही गई है, लोगों में सभी लोग आते हैं, ठीक है, लोगों में सभी लोग आते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुसत्ता का मतलब है सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता को इंग्लिश में सॉवर्टी कहते हैं, और सॉवर्टी लैटिन लैंग्वेज में सुपर एनएस से बना। सुपर एनएस का अर्थ होता है सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च सत्ता, ठीक है। क्या मतलब है, संप्रभु, ठीक है, हमारे पास है। फिर राज्य कैसा होना चाहिए, समाजवादी, ठीक है। एक होता है, यहां पर समझिए, पूंजीवादी, समाजवादी, बिल्कुल सही है, साम्यवादी। अच्छा ये देखिए इधर, पूंजीवाद क्या कहता है, जरा समझिए इधर, ये शब्द आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपसे पूछे नहीं, पूंजीवाद क्या कहता है, ये सब क्या है, राज्य कैसे कार्य करे इस पर निर्भर है, ठीक है। ये राज्य कैसे कार्य करे इनकी व्याख्या करते हैं। पूंजीवाद क्या कहता है, कोई बता सकता है तीनों में अंतर? हाँ, जहाँ पर जहाँ पर बाजार निर्धारित करती है, सरकार का कम से कम योगदान होता है बाजार में। समाजवादी जहाँ पर सरकार ही सब कुछ निर्णय करती है, उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन सभी कुछ। साम्यवादी होती है जहाँ पर सरकार ही सर्वोपरि होती है, जैसे चाइना, वही निर्णय लेना। साम्यवादी सब जनता प्लस करती है। और बताए, और कोई बताए? हाँ बताइए। पूंजीवादी जो सरकार होती है अमेरिका में है ना, तो इसमें सरकार का सह अस्तित्व नहीं होता, यानी इसमें जो निजी क्षेत्र है उनका प्रभुत्व ज़्यादा होता है। अगर वो 24 घंटे दुकान खोलना चाहे तो 24 घंटे खोल सकते हैं, संडे को खोलना चाहे संडे को खोल सकते हैं। समाजवादी है, इसका प्लस सरकारी प्लस निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी दोनों मिलजुल के कार्य करते हैं ना। जैसे अभी कोई रेट तय करना है ना, तो उसमें भी व्यापार बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ। साम्यवादी में जैसे चाइना में है ना, तो इसमें मतलब एक साम्यवादी समाजवादी से बना है, मतलब सरकार का जो कहने मतलब सरकार अपने हिसाब से व्यवस्था को ज़्यादा गवर्न करती है। जनता का भी होता है, तो वो अब जैसे खेती होती है जो भी जनता की, उससे सरकार अपनी मतलब खेती करवाती है ना हर चीज़, उसमें जनता को एक परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है, बाकी जो है वो भंडारण कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए समझिएगा, जो पूंजीवाद है, पहली बात सरकार का रोल, सरकार सब जगह, ठीक है, सरकार के बारे में समझिएगा। सरकार है इधर,
यहाँ पर सरकार के कार्य सीमित कर दिए गए, सीमित कर दिए गए। इधर राज्य का कार्य है सुरक्षा देना, न्याय करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये केवल राज्य के कार्य है। यहाँ का मतलब व्यक्ति को अकेला छोड़ दो मार्केट में, जो करना चाहे, जो बनना चाहे वो बन जाए। राज्य उसके विकास के मार्गों में दखल ना दे, राज्य लुभावनी योजनाएं ना चलाए। जैसे जैसे राज्य वो कहे हम राशन देंगे तुम्हें, राज्य राशन ना दे, इससे हीन भावना आती है। जो व्यक्ति कमाएगा वो खाएगा, उसको कमाने की स्वतंत्रता दी जाए, मार्केट में खुला छोड़ दिया जाए। धन के जो संसाधन हैं उन पर राज्य का कंट्रोल ना हो, उन पर राज्य का कंट्रोल ना हो। ठीक है, जो जितना कमाएगा उतना अमीर बन जाएगा, जो नहीं कमाएगा वो गरीब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंट्रोल किसका है, राज्य का, अधिक नियंत्रण है। धन के जो संसाधन हैं उन पर कंट्रोल किसका है, अधिक नियंत्रण राज्य का है। ठीक है, राज्य खूब सेवाएं भी प्रदान करता है, आपको राशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपको यात्रा भी प्रोवाइड कराता है। किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो शादी के लिए भाई सामूहिक विवाह भी कराता है। यहाँ पर व्यक्ति पर कंट्रोल किया गया है। ठीक है, यहाँ तो कमाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है, यहाँ पर कंट्रोल किया गया। ठीक है, ये जो विचार है साम्यवादी विचार है, ये किस पर आधारित है? साम्यवाद वो कल्पना है, साम्यवाद ये कहता है व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार वेतन पाएगा। ठीक है, ये जो बताता है व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और जो वेतन मिलेगा वो आवश्यकता के अनुसार है। जैसे जैसे कहने का मतलब एक जो है, एक कोई अधिकारी है, ठीक है, इस ऐसे वाले राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कोई अधिकारी है, अधिकारी की यहाँ केवल उसका एक बेटा है। ठीक है, उसकी खर्च की कल्पना की गई तो पाया गया इसके यहाँ केवल 30,000 रुपये काम चल जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपये काम चल जाएगा। ठीक है, उसकी क्षमता अधिकारी बनने की है। ठीक है, वेतन उसको कैसे मिल रहा है, आवश्यकता अनुसार मिल जाएगा। 30,000 रुपये मिल जाएगा, उसका खर्चा चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पैसा वही दिया जाएगा जो आवश्यकता अनुसार होगा। ठीक है, और एक चपरासी है, चपरासी के यहाँ बेटे कितने हैं, 4, खर्चा कितना आ रहा, ठीक है, 80,000 रुपये घर का खर्चा आ रहा, कितना आ रहा, 80,000। इसे जो वेतन दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 80,000। ठीक है, ये इस बात पर आधारित है, कहता है व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता अनुसार वेतन है। ठीक है, साम्यवाद कहता है। हमारे यहाँ जो प्रियम्बल है, हमने प्रियम्बल में क्या अपनाया है, समास। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, यहाँ पर क्या शब्द है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष तुम्हें कहीं लिखा मिलता है तो अलग चीज है। देखिए, धर्म एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट है, धर्म। ठीक है, जैसे सनातन धर्म, ठीक है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। यहाँ पर धर्म के अंदर भी शाखाएं होती हैं जो पंथ होते हैं। ठीक है, कहते हैं हम इस पंथ के मानने वाले हैं, हम दूसरे पंथ के मानने वाले हैं। पंथ धर्म के अंदर भी जो शाखाएं हैं, हमारा कहने का मतलब हम उनमें भी भेदभाव नहीं करेंगे, हमारे लिए सभी पंथ समान।
ठीक है, हम उनके साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। अगला शब्द देखें, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या है? ठीक है, लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होगा। भाई लोकतंत्र ही तो है, आपने अपना प्रतिनिधि चुना, चुना कि नहीं? ठीक है, और वो प्रतिनिधि आपके अनुसार जो है, आपने कहा ये हमारा प्रतिनिधि है, ठीक है, और आगे चल करके आप भविष्य में खुद चाहें, ठीक है, आप अपना आप खुद कैंडिडेट बन जाए, ठीक है, भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे तो आप खुद के अवसर, ठीक है। लोकतंत्र में राजनीति के सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। अगला देखें, गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ क्या है? हाँ, और कोई बताए? एक मिनट में बताया, और कोई बताए? राज्याध्यक्ष का चुनाव, हाँ खड़े होकर के बोलना। राज्याध्यक्ष का चुनाव, राज्याध्यक्ष का चुनाव मतलब नहीं, कोई डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। ऐसा लगता है कि पता है तुमने पढ़ा तो है पर उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। हाँ बैठ जाओ। और कोई? तुमने कुछ हम जानते हैं, तुम्हें पता है। और बताओ कोई कुछ। वो क्या कहते हैं, वो सोनू बताओ। सब जैसे राष्ट्र का प्रमुख या राज्य का प्रमुख जिसका वंशानुगत ना होकर उसे चुना जाएगा, चुना जाए। कोई गणराज्य बताओ। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत, ब्रिटेन गणराज्य है, रिपब्लिक। नहीं, फिर कैसे? तुमने उदाहरण दिया। वहाँ पर जो महारानी है वो वंशानुगत है, हमारे यहाँ अरे मैं कह रहा हूँ किसी एक रिपब्लिक देश का नाम बताओ। रिपब्लिक, हाँ, गणराज्य देश का नाम बताओ। जैसे रिपब्लिक कांगो, अरे अब तुम बैठ जाओ। पता नहीं कौन सा सेटेलाइट कैच कर रसिया भी देते। है, उसमें बहुत सारे हैं। अरे कोई एक पूछ रहे हैं तो इधर से उधर जा रहे हैं। इधर देखो। हाँ बताओ। इंडिया में ना, इंडिया, अमेरिका से बताओ। खुद अपने देश का नाम सबसे पहले बताओ, ठीक है। जब तुम्हारे यहाँ है तो तुम बताओ ना। जैसे अपने देश की बात करें तो दूसरे अच्छा अपने देश का इधर देखो। गणराज्य, गणराज्य ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित। देखिए निर्वाचित की बात कही गई है, निर्वाचित। राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित हो, इलेक्टेड हो, ठीक है। ऐसे देश को हम क्या कहेंगे? रिपब्लिक। हमारे यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, इलेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई अपना पड़ोसी देश बताओ जो रिपब्लिक नहीं है। अपना पड़ोसी देश बताओ जो रिपब्लिक नहीं है। किसने बताया? एक मिनट। नेपाल किसने बताया सबसे पहले? हाँ नेपाल, ठीक है। नहीं, जो अभी तक पढ़ते थे नेपाल, नेपाल में भी अब जो है राष्ट्रपति होते, वो भी निर्वाचित होती है। भूटान से। अगर एशिया की बात करें तो एक और देश है, ठीक है, कौन? जापान, ठीक है, जापान, ठीक है। पड़ोसी देश आपका कौन? भूटान, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अगर हम देखें, आगे देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में न्याय, न्याय की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय कितने प्रकार का है? न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। जरा समझिए इधर यहां पर जो न्याय की बात आई है, न्याय 3 प्रकार का है। एग्जाम में खूब पूछा जाता है और व्यक्ति क्या करता है, जैसे पूछा जाता है प्रस्तावना कितने प्रकार की है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो व्यक्ति क्या करता है आर्टिकल 19, 20, 21, 22 बोलता 4 प्रकार की है। ठीक है, गलत हो जाता है। जब प्रियम्बल की बात कर रहा है तो आपको जवाब भी प्रियम्बल से ही देना है। ठीक है, यहां पर न्याय स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5। न्याय कितने प्रकार का है, 3। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, समाज में सामाजिक न्याय लाने का प्रयास किया जाएगा, भेदभाव मिटाया जाएगा, आर्थिक भी भेदभाव मिटाया जाएगा, राजनीति में भी सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक न्याय लाने का प्रयास किया जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्रता की बात करें, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, बोल सकते हो। ठीक है, कह सकते हो सभी के सामने या अकेले, मुझे आपकी क्लास नहीं पसंद है। ठीक है, या मुझे आपकी क्लास सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, आप किसी के बारे में जो चाहो बोल सकते हो, परंतु ये याद रहे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे कि सम्मान में ठेस हो और जबकि उनके लिए वो दोषी ना हो। जैसे तुमने कहा कि ये तो भ्रष्ट व्यक्ति है, जैसे नहीं वो आरोप लगा दिए थे, हाँ केजरीवाल ने कहा वो अरुण जेटली जी जो है भ्रष्ट व्यक्ति है, दिल्ली में घोटाले बहुत से किए। उन्होंने कहा प्रूफ करो घोटाले। ये कह सकते हो मेरे विचार से आप ऐसे टीचर हैं, आप ऐसे नेता हैं, आप प्रधानमंत्री भी हैं ना, आप उनसे अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए विचार, अभिव्यक्ति। वही अभिव्यक्ति बोलने की आपको आज़ादी है, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। विश्वास करिए, बिलीव करिए या ना करिए, ये आपको निर्भर है। धर्म से संबंधित स्वतंत्र है आप। आज क्या करो, आज सनातन है, कल इस्लाम स्वीकार कर लो, परसों ईसाई बन जाओ, फिर आ जाओ सनातन में। अगर आप अकेले करेंगे धर्म परिवर्तन, कोई रोकेगा नहीं। अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराएगा, ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध कराएगा, तो ये याद रहे उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया होगा। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन भी आप अपनी इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको कोई बाध्य नहीं। ठीक है, अगला देखिए उपासना। उपासना का मतलब क्या है? अरे पूजा, इधर पूजा नहीं करते हो, पूजा करते हो। उपासना की स्वतंत्रता, अरे तुम गणेश जी की पूजा करो, तो हम नहीं तुम्हारे पिताजी की पूजा करेंगे, या पिताजी की पूजा करो, बेटे का तो नहीं करेंगे। या कोई तुम्हें रोकता है, तुम्हें कोई रोकता है, घर में माँ कहती है नहीं तुम इन्हीं की पूजा करो, कहता है कोई तुमसे? इधर बताओ ना, तुम्हें कोई प्रतिबंध लगाता है, तुम रोज एक साथ, रोज एक बार में, पता है तुम कहो आज हम नाम लेंगे गणेश जी का 101 बार में, घर में तो नहीं कहा जाता है कि तुम ऐसा करो और भगवान विष्णु का भी नाम लो। ठीक है, तुम्हें जिससे लगाओ तुम वैसी पूजा करो, उपासना करो। जैसे पुरी में इंदिरा गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया था, तो रोड पूजा करने के लिए तो उपासना व्यक्ति है। कब की बात है? पूरी में इंदिरा गांधी को रोका गया था? नहीं, इनकी बात करो तो। इंदिरा गांधी के रामनाथ कोविंद को भी मना किया गया। कहाँ पर रामनाथ कोविंद को? अभी लेटेस्ट उनको भी शायद पुरी मंदिर में ही मना किया, जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में जो हाँ, वो मतलब ये क्या है, अगर फ्रीडम है नहीं बैठ जाइए। देखिए इधर जैसे तुमने कहा रामनाथ कोविंद,
अभी लेटेस्ट रहे, ठीक है। ऐसा मैंने कोई केस नहीं देखा कि रामनाथ को, देखिए पहली बात, तुम्हें जानकारी कहाँ से मिल रही है? जानकारी देने वाले स्रोत पता क्या, कोई कहता है, अब आप तो वहाँ पहुँचे नहीं थे, तो जो पक्ष देता है जानकारी कहते हैं अरे वो मंदिर जैसे हम गए, ठीक है, हमारी इच्छा है हम यहीं से दर्शन करके वापस जा रहे हैं, हमारे पास समय का अभाव है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो लेता है मंदिर प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया, ठीक है। बहुत से पक्ष ऐसे आ जाते हैं पूरे देश के अंदर, इधर पूरे देश के अंदर, आप राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए ना, ठीक है, किसी भी मंदिर में, ठीक है, आपको जाने की आज़ादी है, आपको जाने की आज़ादी है एक सामान्य व्यक्ति को। अभी केरल में कौन सा केस आया था, सबरीमाला मंदिर, ठीक है, अभी तुम्हारी बात पे कह रहे हैं, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पर मंदिर में देवता कौन है, अयप्पा जी की मूर्ति है। अयप्पा जी ब्रह्मचारी रूप में है, ठीक है, अयप्पा जी ब्रह्मचारी रूप में है, ठीक है। और एक मुस्लिम महिला कहती है हमें अयप्पा जी के दर्शन करने हैं। दर्शन हुए उसे कि नहीं हुए, बोलो, उसे दर्शन कराए गए, कराए गए, ठीक है। अब तुम कहो कि किसी राष्ट्रपति को रोक दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को रोक दिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं होगा। नहीं नहीं, समझिए हमारी बात, ऐसा देश में संभव नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर तुम कहो नहीं, आज जैसे कोई प्रावधान होता है, जैसे पूजा का समय है, तुम मंदिर के अंदर तुम चाहते हो, जैसे यही तुम अपने बालाजी, ठीक है, बालाजी तुम्हारी इच्छा है कि हम वहाँ दंडवत प्रणाम करें, तो तुम्हें किसी कोई पूछते हैं तुम कौन हो कौन नहीं हो, सबको जाने देते कि नहीं? और तुम वहाँ किसी से पूछते नहीं हो भाई किस कौन से हैं ये पंडित जी, क्या नाम है, क्या डिटेल पूछते हो? सुनिए, ठीक है, इधर हमारी बात समझिए, आने जाने की देश के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपको मंदिर स्थान पे जाने की स्वतंत्रता है, इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। उपासना करने की स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल उपासना कर सकते हैं, जिसकी मन हो, ठीक है, आप उपासना करिए, ठीक है। समानता की बात करें, समानता, समानता कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। इसकी है प्रतिष्ठा और अवसर की समान, ठीक है। यहाँ पर समानता की जो बात कही गई है वो दो है, प्रतिष्ठा की भी समानता है और अवसर की भी समानता है, ठीक है। प्रस्तावना में जो सम्मत का प्रयोग किया गया है वो सम्मत कौन सा है? नहीं, विक्रम संवत है 57 और 1957 में जो भारतीय संविधान जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल, कल की क्लास में बताया था। इधर विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। अच्छा एक और पॉइंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें जो स्वीकारा गया है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो और डेट है वो जो है मिति मार्ग, संवत 2006 बिल्कुल सही, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या समझे, प्रस्तावना जो है वो आपके पास होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है, नोट करिए। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन नोट कर लें,
है, नोट कर लिया, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। बात है, ठीक है। लिखें, प्रस्तावना को ज्योति स्तंभ या प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ज्योति स्तंभ या प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की भी संज्ञा दी जाती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की भी संज्ञा दी जाती है। देखा, कुंजी की भी संज्ञा दी जाती है। देखें, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ। बयालीसवां संविधान संशोधन। बयालीसवां संविधान संशोधन। देखिए, इस संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखिए, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? ठीक है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अगला देखो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? ठीक है, 5 प्रकार की। विचार अभिव्यक्ति, विचार स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है?
देखिए, दो प्रकार की प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। देखिए अगला पॉइंट, देखिए बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारा। ठीक है। देखिए प्रस्तावना में विक्रम कैलेंडर का प्रयोग किया गया है। विक्रम कैलेंडर का प्रयोग किया गया है। विक्रम कैलेंडर का प्रयोग किया गया। ठीक है। देखो डेट लिख लो, विक्रम के अनुसार मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी। हाँ अब आ जाते हैं। देखिए हेडिंग डालें, भाग 1। भाग 1। अब अगली जब फंडामेंटल राइट्स होगा तो चर्चा करते हैं। ठीक है, इधर अभी आएगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। देखिए हम लोग संविधान के भाग 1 पे चर्चा करते हैं। भाग 1। भाग 1 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4। ठीक है। जरा देखिए संविधान क्या कहता है, आगे की कंडीशन देखते हैं। अभी नोट नहीं करेंगे, इधर पहले समझेंगे पूरी बात। ठीक है, आज समझते हैं पहले। ठीक है। देखिए आर्टिकल 1। ठीक है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। इधर भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में बात करेंगे। ठीक है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इधर राज्यों का संघ, क्या इसी में राज्य है ही केवल? क्या ये केवल राज्यों का ही संघ है? ये बताइए इधर, क्या ये राज्यों का ही संघ है? अरे हमारा कहने का मतलब इसमें जो है ना राज्यों में। ठीक है। हाँ नहीं अभी रुक जाओ। इधर बताइए, इसमें जो राज्य है ना, राज्य में स्टेट आते हैं और यूपी भी आती है या नहीं आते? इधर पीछे समझिए। इधर भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों में क्या केवल राज्य ही आते हैं? यूटी नहीं आती है?
आती आती। यहाँ पर कहा तो गया केवल राज्यों के बारे में कहा गया, बोलिए ना, ऐसी जानकारी तुम्हें कहां से मिलती है कि स्टेट के साथ यूटी भी आती है। क्या? हाँ, बताइए, इधर इधर समझिए, इधर भारत राज्यों का संघ है, इधर राज्यों का संघ। जैसे हमने कहा लड़कों का समूह, तो लड़के तो होंगे, इधर राज्यों का समूह संघ, तो इसमें राज्य ही होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। यूटी है, यूटी है, तुम तो जानते हो यूटी है, पर इन्हें डिफाइन कहाँ किया गया? तीसरे बताया अनुसूची, वेरी गुड, अनुसूची पर अनुसूची पर, ठीक है। इधर जरा अब संघ वाली व्यवस्था देखो, संघात्मक व्यवस्था देखो जरा, इधर फेडरलिज्म देखो। हम बात कर लेते हैं यूएसए की, बात कर लेते हैं। अमेरिका में हुआ क्या, 13 राज्य मिले, इधर 13 राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया। इधर अमेरिका में 13 राज्य मिले, राज्यों ने मिलकर क्या बनाया, बोलो ना, और 13 राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया। समझिए, इधर अमेरिका में राज्यों ने मिलकर संघ बनाया, और हमारे यहाँ संघ ने राज्यों को बनाया, संघ ने राज्यों को बनाया। कहाँ? भारत में, ठीक है। इधर जरा अंतर समझिए, इधर अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर के संघ बनाया। संघ के साथ कुछ कंडीशन रही कि हम तुमसे अलग हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारी कुछ शर्तें तुम मानो, तुम्हारी कुछ शर्तें हम मानेंगे, परंतु ये याद रहे ना, तुमसे अलग होने का भी अधिकार है शुरुआत में, परंतु अब यहाँ भी अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब जरा कनाडा की बात कर लो, ठीक है, कनाडा की बात करो। इधर कनाडा देखिए, कनाडा क्या कहता है, कनाडा की जो व्यवस्था है, ठीक है, जो राज्य हैं, ठीक है, और इनका जो संघ है, ठीक है, संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते, ठीक है, संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। राज्यों पर कंट्रोल किसका होगा, संघ का कंट्रोल होगा, ठीक है। राज्य समाप्त भी हो सकते हैं, पर संघ समाप्त नहीं होगा। हमने जो कॉन्सेप्ट अपनाया है भारत में, वो कहाँ से है, कनाडा से। इधर हमने जो कॉन्सेप्ट अपनाया है, वो कहाँ से है, कनाडा से। जरा समझिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे यहाँ जो राज्य हैं, हमारे यहाँ जो राज्य है ना, ठीक है, सीधे शब्दों में कहें, हमारे यहाँ राज्य कैसे हैं, विनाशी हैं, और संघ अविनाशी है। हमारे यहाँ राज्य समाप्त हो सकते हैं, बोलिए ना, समाप्त हो सकते हैं, संघ समाप्त नहीं हो सकता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि हमारे यहाँ की जो संघात्मक व्यवस्था होगी, ठीक है, उसमें राज्य बनाए जा सकते, समाप्त किए जा सकते हैं, ठीक है, और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते,
ठीक है, तो हमारी व्यवस्था किस पर आधारित है? कनाडा पर आधारित है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम? क्या जितना हो जाएगा ये फिर उसका हाँ, चलेगा नहीं। सही नहीं इसमें। हाँ आगे देखिए भैया, इधर देखें। अब बात कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 2 पर। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 कहता है संघ में नए राज्यों का प्रवेश। पहले ये बताओ, अब तक कोई संघ में नए राज्य प्रवेश हुए हैं? हाँ, और बताओ। गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, पुडुचेरी। ठीक है, इधर संघ में नए राज्यों का प्रवेश। हाँ, सिक्किम रह गया। ठीक है, इधर देखिए, इधर समझिए, इधर संघ में नए राज्य, जरा यहाँ पर ये भी नोट करना है। आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 देश के अंदर की बात करें, और ये देश के बाहर। ठीक है, बाहर से नए राज्यों पर प्रवेश तो करोगे ना, बाहर से ही आकर के। और ये अंदर के जो राज्य हैं, नए राज्य बनाना, नाम में परिवर्तन। ठीक है, सीमा में परिवर्तन। ठीक है, समझिए जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर तुमसे कहे भारत के भूभाग के बाहर का कोई राज्य प्रवेश करे तो क्या कहेंगे? आर्टिकल नंबर 2। और देश के अंदर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3 की बात करें, जरा यही पर समझिए, 2 और 3 में अंतर क्लियर हुआ। अब देखिए, जब संघ के नए राज्य हैं, ठीक है, कोई भी राज्य, जैसे मान लो श्रीलंका अपना कोई भूभाग देना चाहता है, तो पार्लियामेंट किसका प्रयोग करेगी? आर्टिकल नंबर 2 का। ठीक है, कोई भूभाग दे, या पाकिस्तान कोई भूभाग देना चाहता है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे किसके अनुसार? आर्टिकल नंबर 2 के अनुसार। अब देश के अंदर कोई है क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हम कितने भागों में बांटना चाहते हैं? 4 भागों में बांटना चाहते हैं। तो इसके लिए पता क्या है? आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। जरा इस पर चर्चा करते हैं, नए राज्य बनेंगे कैसे? ठीक है, नए राज्य बनेंगे कैसे? जरा अब यहाँ पर एक चीज और बताएं, आर्टिकल नंबर 2A और 2B। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, हमारे पास जो राज्य हैं, राज्य कितने प्रकार के हैं? राज्य हमारे पास 2 प्रकार के हैं। एक तो हम सिंपल से राज्य बोल देते हैं, और एक हम यूटी बोल देते हैं, केंद्र शासित राज्य। बोलते कि नहीं बोलते? और यहाँ पर क्या हुआ? अमेंडमेंट 35 एंड 36। 35 से हमने क्या बनाया? सहराज्य, एसोसिएट स्टेट। और इसके द्वारा अमेंडमेंट 36 के द्वारा, ठीक है, अमेंडमेंट 36 के द्वारा, ठीक है, एसोसिएट स्टेट को रिमूव कर दिया। समझिए,
अमेंडमेंट 35 के द्वारा हमने सहराज्य शब्द बनाया और सहराज्य की श्रेणी में किसे डाल दिया? सिक्किम को। और अमेंडमेंट 36 के द्वारा, ठीक है, क्या किया मैंने? सहराज्य शब्द हटा दिया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बना। ठीक है, अर्थात कहें इस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे यहाँ टाइप ऑफ स्टेट कितने हो गए? ठीक है, 3। और फिर जैसे ये लाए, फिर हमारे यहाँ टाइप ऑफ स्टेट कितने हो गए? 2। क्लियर? बोले इधर राज्य कितने प्रकार के हो गए हमारे यहाँ? 2। ठीक है, अब जरा देखिए नया राज्य बनता कैसे है? कोई बताए? हाँ बताओ, खड़े हो। कोई भी नया राज्य बनता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति के बाद ही प्रस्ताव को पेश किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही। जो है राष्ट्रपति अगर राष्ट्र के मतलब विधानमंडल के कुछ क्षेत्र है तो उसकी जो राज्य के लिए प्रस्ताव को भेजता है और तब जो है निश्चित समय के भीतर विधानमंडल राष्ट्रपति के पास भेजता है। फिर उसके बाद जो है सर, हाँ फिर बताओ, आगे बताओ। उसके बाद जो है वो कौन सी? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया है। इसमें भी देखिए इधर अच्छा, ये सब जो तुमने बातें बताई ये किसी अमेंडमेंट में कही गई हैं, वो अमेंडमेंट बता दो खाली बस। हाँ, ये सभी बातें किसी संविधान संशोधन की बातें हैं। बैठ जाओ। इनका कहना है कि जब भी नया राज्य बनाया जाएगा उसकी पहल की शुरुआत राष्ट्रपति से होगी। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के लेजिस्लेचर से सलाह लेगा, ठीक है, विधानमंडल से राय मांगेगा संबंधित राज्य का और समय सीमा निर्धारित होगी। ठीक है, ये सब बातें किस संविधान संशोधन में करी गई? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है क्या? हाँ पता है, बताओ। नहीं आप बताइए। हम तो बताएंगे। नहीं ये तो बहाना है, पता है क्या? अच्छा, इनका कहना है ऑप्शन दीजिए। ठीक है, अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 5, अमेंडमेंट नंबर 7 और अमेंडमेंट नंबर 11। सर 7वां संविधान संशोधन 1956 वाला? नहीं, हम क्यों कहे 56 वाला? उसी में राज्य का आंध्र प्रदेश पहले बनाया गया था, शायद उसी में होगा। नहीं देखिए, यहाँ शायद वाला कोई खेल नहीं। हाँ बताओ। 7 वाला है। ये तो ऐसे कॉन्फिडेंस, यही विश्वास हो जाए। ठीक है, नहीं ठीक है, अमेंडमेंट नंबर 5, ठीक है, 1955। इधर अभी हम चर्चा करते हैं, जरा हमें ये बताइए, जरा समझिए इधर। नया राज्य बनेगा तो नया राज्य बनेगा कैसे, जरा उस पर समझिए। जैसे बनने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, जब कोई डिमांड की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जैसे अभी हमने कहा आपने रोड की डिमांड की, तो रोड की डिमांड के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर था। ठीक है, मान लो तुम सब लोग जो है एक के साथ में तैयार हुए, ठीक है, कह दिया, सुप्रिया ने कहा क्या किया जाए, एक नया राज्य बनना चाहिए, यूपी में नया राज्य बनना चाहिए। इन्होंने कहा ऐसा करो ना, अपने हरदोई से ही बांट दो। हरदोई के पूर्व का उत्तर प्रदेश होगा और पश्चिम का जो है ना भाग, ठीक है, इन्होंने कहा प्रहलाद नगर होगा। ठीक है, इधर इन्होंने कहा प्रहलाद नगर होगा। जरा समझिए इधर विचार कैसे आएंगे। इनका विचार था प्रहलाद नगर बना दिया जाए। तो ये बताएंगी मेरठ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है, मुरादाबाद है, बरेली है, कासगंज है, फरुखाबाद है,
ठीक है, ये सब इसमें शामिल किया जाए। और इसकी इतनी जनसंख्या है, इसमें इतने प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, और इसको ऐसे डेवलप किया जाए, राजधानी इसकी क्या होगी, हरदोई होगी। सब बना करके इन्होंने एक पेपर पे लिखेंगी। एप्लीकेशन किसे देंगी, कलेक्टर को। ये कलेक्टर को एप्लीकेशन देने गई, तुम सब लोग साथ में, ठीक है। कलेक्टर का जैसे ही उनका आना हुआ, देखा उसमें से सब भाग गए, केवल 4 या 5 बचे। जब ये कलेक्टर के सामने पहुंची तब देखा अपने पीछे कोई नहीं खड़ा। कलेक्टर साहब क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा है बेटा कुछ पढ़ो जा करके, ठीक है, राज्य बनाना बंद करो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? या तो उनके विचार आ जाएंगे, हाँ भाई सही बात है, ठीक है, समाप्त हो गए। इन्होंने कहा नहीं नहीं राज्य तो बनेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तुमने वो देखा ओवरब्रिज जिंद पिक्चर चौराहे वाला, ठीक है, और उस ओवरब्रिज के पास में पता है सुबह से लेकर के सुबह से 4 बजे से ही हर जगह रोड सब बंद है, सब ब्लॉक है। तो पता है यहाँ से लेकर मेरठ तक सिर्फ हाहाकार, हर जगह पोस्टर लगे हुए, सुप्रिया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। और पता है चारों तरफ से हाहाकार, और इनका पहुंचने का कार्यक्रम 10 बजे है, पता बहुत बड़ा मंच है, 10 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। पता है ये जो है ये पहुंचती पता किस समय है, ये इनको डीएम साहब आते हैं, इनके घर पे आ जाते हैं, अरे कहाँ तुम्हारा प्रपोजल है, कहाँ तुम्हारी एप्लीकेशन है। भैया एप्लीकेशन घर से ही ले ली गई और इन्होंने कह दिया हाँ ठीक है विचार होगा, ठीक है। तो इनकी एप्लीकेशन को रिसीविंग भी मिलेगी इनको, ठीक है। और एप्लीकेशन पता है सीधे सीधे राज्यपाल गवर्नर को भेजी जाएगी। गवर्नर एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। गवर्नर तुरंत वो रिपोर्ट किसे करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा, इन्होंने जो दिया था ना डिटेल, ठीक है, नाम ये रखा जाए ये हो जाए, उसे मार्क करेगा, मार्क करके पार्लियामेंट को भेज देगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जी, अब प्रधानमंत्री जी के जब पास आए तो विचार 2 हो सकते हैं। पहला विचार होगा राज्य बना दे, सुप्रिया को फोन किया, अरे सुप्रिया कोई बात नहीं राज्य बन जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सेशन बुलाया गया लोकसभा और राज्यसभा का, बुलाया गया सेशन, दोनों सेशन में पास हो गया, फिर आगे चल कर के सीमांकन हुआ, राज्य बन गया राज्य। दूसरी कंडीशन क्या है, मोदी जी तो इनसे बहुत नाराज रहते हैं, अमित शाह भी नाराज। मोदी जी ने देखा अमित शाह की तरफ, अच्छा ठीक है चिंता मत करिए, रात को ही उठाया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इन्हें लक्षद्वीप में, इन्हें सिक्किम में, दूर दूर भेज दिया, जैसे जम्मू कश्मीर वाले भेजे गए थे, ठीक है। राज्य बनने का विचार ही समाप्त हो जाएगा, राज्य बनने का विचार ही समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसे कड़े कार्य इतनी जल्दी किए नहीं जा सकते, परंतु अगर ये समझो करने के लिए तो फिर आ जाए, विद्रोह को दबाया जाएगा, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, राज्य बनाने का अधिकार है, नए राज्य का बनाने का अधिकार है, तो किसका है, पार्लियामेंट का, ठीक है। अच्छा अभी तुमने कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि वेस्ट बंगाल का इंग्लिश में ये नाम होगा, हिंदी में ये होगा, बांग्ला में ये होगा, उर्दू में ये होगा। इस संबंध में एक प्रपोजल भी पास किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, पर उसका नाम में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ, पावर किसके पास में है, ठीक है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। अब जरा और यही तो समझिए, जो आपका वो पॉइंट है, 5वां संविधान संशोधन 1955 क्या कहता है, कहता है राज्य बनने की जो पहल की शुरुआत होगी वो राष्ट्रपति से होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रपति संबंधित राज्य से राय मांगेगा इस संबंध में और समय सीमा निश्चित करेगा, समय सीमा निश्चित करेगा। देखो समय निश्चित करना, ठीक है, इधर बड़ा जब कहेगा छोटे से ये बताओ आज नहीं,
वही तो बताएगा। और छोटा कभी ये नहीं कहेगा हमको आज ही इसका आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो कहता है राज्यों से, वो समय सीमा फिक्स करके कहता है, ठीक है, ये याद रहे। दूसरी कंडीशन क्या है, राज्य जो राय देंगे वो उनका विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। विधानमंडल राय देगा, राय किसे देगा, राष्ट्रपति को। और ये याद रखिए, बड़े व्यक्ति को जो राय दी जाती है, बड़ा व्यक्ति राय माने या ना माने, अगर तुमसे कहे कि राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य है, तो यह याद रखना, तुम अपने पिताजी को राय देते हो, कभी कहा पिताजी ये काम किया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं वो आपकी राय मानी जाए। इधर तो इसका अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। इधर देखो, जैसे अभी विचार थे तो उत्तर प्रदेश के 2 भाग किए जाएं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर से राय मांगी गई, विधानमंडल से राय मांगी गई, विधानमंडल ने राय दे दी कि हाँ ठीक है 2 कर दिए जाए। होता क्या है, इसी बीच में फिर विचार चेंज हो जाता है, उत्तर प्रदेश के 2 की बजाय 4 भाग कर दिए जाए, ठीक है। तो दोबारा लेजिस्लेचर से राय मांगी जाए कि ना मांगी जाए, ये राष्ट्रपति पर निर्भर होगा, ठीक है। अगला, अगर यहीं पर यूटी पड़ता है, केंद्र शासित क्षेत्र पड़ता है, तो क्या उससे राय मांगी जाएगी, तो उससे राय नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। ऐसी बातें 5वां संविधान संशोधन 1955 में करेंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं होगा, ठीक है, संविधान संशोधन नहीं होगा, अर्थात 368 के अधीन नहीं आएगा। समझिए जरा, जैसे तुमसे कोई प्रश्न करे, जम्मू कश्मीर 2 यूटी में बदल दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कह दो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया, ठीक है, 2 यूटी में बदला गया तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया है। और जब अनुच्छेद 3 का प्रयोग होगा तो उसे हम संविधान संशोधन नहीं, ठीक है। देखिए भैया, अभी इस पे कुछ दिखाया नहीं है, ठीक है। देखिए, भाग 1 ठीक है, संघ एवं उसका राज्य, संघ एवं उसका राज्य, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। देखिए, राज्य के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, राज्य के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। ऐसा अनुसूची नंबर 1 में परिभाषित किया गया है, ऐसा अनुसूची नंबर 1 में परिभाषित किया गया है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था, हमारे यहाँ की संघात्मक व्यवस्था कनाडा की संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। कनाडा की संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। हमारे यहाँ की संघात्मक व्यवस्था कनाडा की संघात्मक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारा संघ
हमारा संघ अविनाशी है, हमारा संघ अविनाशी है, जबकि राज्य विनाशी है। जबकि राज्य विनाशी है। अगला पॉइंट यही नोट करके लिख लें, यूएसए के संदर्भ में नोट कर लें, अमेरिका के संदर्भ में लिख लें। देखिए नोट, यूएसए में संघ अविनाशी है और राज्य भी अविनाशी है। राज्य भी क्या है? अविनाशी। संघ भी अविनाशी है और राज्य भी अविनाशी। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 2 हुआ कि नहीं? भारत राज्य का संघ। ठीक है, देखिए अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2, भारतीय संघ में राज्यों का प्रवेश। भारतीय संघ में राज्यों का प्रवेश, ब्रैकेट में, हाँ नए राज्यों का प्रवेश, बिल्कुल सही, नए राज्यों का प्रवेश। ब्रैकेट लिखिए गोवा, दादर नागर हवेली, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, पांडुचेरी, देख लिया पांडुचेरी, सिक्किम। अरे एक नाम पर्याप्त है, सब नाम लिख लेंगे। देखो अब प्रवेश का आधार क्या होगा? प्रवेश का आधार क्या होगा? प्रवेश कैसे आएगा? कोई कैसे प्रवेश करेगा? देखो, अरे गिफ्ट में दे दे, उपहार में दे दे। देखो उपहार काम संधि काम व्यापार, व्यापार काम खरीद काम लीज आदि। लीज आदि, लीज मतलब ठेके पे लेना। ठीक है, इधर देखिए अगला, देखिए 35वें संविधान संशोधन द्वारा, हाँ इसी में लिखिए 2 में, जब लिखा रहे तो कुछ छोड़ेंगे। 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 2A जोड़ा गया। जिसमें सहराज्य शब्द जोड़ा गया, जिसमें सहराज्य शब्द जोड़ा गया, सहराज्य शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन द्वारा, 36वें संविधान संशोधन द्वारा टू ए को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। 2A को रिमूव कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर? देखिए आर्टिकल नंबर 3, ठीक है, देखिए भारतीय संघ के अंदर, भारतीय संघ के अंदर नए राज्यों का निर्माण, भारतीय संघ के अंदर नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन,
कामा सीमा में परिवर्तन आदि, सीमा में परिवर्तन आदि। ठीक है, देखिए नोट, 5वां संविधान संशोधन 1955। देखिए नंबर 1 पॉइंट, यदि संसद को राज्यों का पुनर्गठन करना है, यदि संसद को राज्यों का पुनर्गठन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यदि संसद को राज्यों का पुनर्गठन करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल से राय मांगेंगे। राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल से राय मांगेंगे तथा निश्चित समय सीमा में। अगला पॉइंट तीसरा, राय मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होगा। राय मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होगा। अब राय मांग एक बार में मांगी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, अमेंडमेंट जो कहा गया राय मांगी जाएगी। अगला पॉइंट, संबंधित प्रभावित राज्य का विधानमंडल राय देगा। देखिए अगला पॉइंट लिखिए, राज्य द्वारा राय दिए जाने के बाद क्या लिखा भैया? हाँ, राज्य द्वारा राय दिए जाने के बाद यदि योजना में कोई परिवर्तन होता है, तो पुनः राय लेना आवश्यक नहीं है। पुनः राय लेना आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट, अगर यूपी प्रभावित है, अगर केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित है, तो उससे राय नहीं मांगी जाएगी।